में आज मैं इन्वेंट्री चैप्टर लेके आया हूँ जो आईसीआई के द्वारा बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनमें क्वेश्चंस ओनली अमाउंट चेंज होता है, सेम डिजिट सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन वैसे का वैसे आपके वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलता है जो आपका आईसीआई बुक के अंदर है। तो हम यहाँ पे वो भी क्वेश्चन भी करवाएंगे और इन्वेंट्री का आपको इंट्रोडक्शन भी देंगे। और हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे इस चैप्टर को। और पहले पार्ट में अपन इसका बेसिक लेंगे और थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके बड़े क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और इस पार्ट में अपन वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री चैप्टर आज ले रहे हैं अपन अकाउंटेंसी में। तो इन्वेंट्री होता है क्या? इन्वेंट्री एक तरह से स्टॉक होता है। स्टॉक जैसे कि इस चैप्टर में अपन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे, कितना माल अपने बिजनेस में आ रहा है, कितना माल अपने बिजनेस से बाहर जा रहा है, इन सब का अपन क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। कहने कि कितने रुपए का माल आया था, कितनी कॉस्ट थी, कितने क्या लागत थी, कितने अपने उसमें एक्सपेंसेज करती है, उनको ऐड करना, लेस करना, जो भी अपन इस चैप्टर के अंदर सब चीज देखेंगे। तो देखो इन्वेंट्री के अंदर अपन इसको हिंदी में भी देखेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखेंगे। और इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों तरह के अपन यहाँ पे, मैं हिंदी में तो बोलूंगा, बाकी इंग्लिश में तो आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री में सबसे पहले अपन देखते हैं मीनिंग के अंदर आ रहा है इन्वेंट्री विल बी द वैल्यूड at cost price net realized value which less than value according to the accounting the periodic का concept है ना। इसका मतलब है कि विवेक की अवधारणा के अनुसार और रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, किसके अनुसार किया जाता है? विवेक के अवधारणा के अनुसार और रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार। तो रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती क्या है? रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है कि जो भविष्य में लॉस होने वाला है, उसकी एंट्री आज ही कर दो। नहीं समझे? कहने का मतलब यह है कि जैसे कि भविष्य में अगर कोई लॉस होगा, जैसे अपन को आज ही पता चल जाता है कि यार नेक्स्ट ईयर अपने ये कुछ बिजनेस में लॉस हो सकता है, उसकी एंट्री आज कर दो। कोई भी खर्चा होने वाला उसका आज ही एंट्री कर दो। और रूढ़िवादिता की अवधारणा यह भी कहती है कि भविष्य में जो प्रॉफिट होने वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग आज नहीं, जब वो प्रॉफिट अपन को प्राप्त होगा तब उसकी एंट्री करो। अब समझ में आ गया होगा रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या है। रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है कि जो भविष्य में लॉस होने वाला है, उसकी एंट्री आज ही कर दो, बुक्स में आज ही दिखा दो, क्योंकि उसको अपन आज ही से मेंटेन करके चलेंगे। अगर वो स्पीड से अपने बिजनेस में आएगा तो अपन उसको मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अपने 1 लाख का 2 साल बाद 1 लाख का अपने लॉस होने वाला आज ही अपन को पता चल गया, तो 50-50 हज़ार रुपये अपन ईयर वाइज उसको डिपेंड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइस कर लेंगे। और नेक्स्ट है कि जैसे कि प्रॉफिट जब तक रिसीव ना हो तब तक उसकी एंट्री मत करो। जब अपन को बिजनेस में प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा तब उसकी एंट्री कर दो। रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्वेंट्री में अपन देखते हैं कि आज उसकी वैल्यू क्या है, कल उसकी वैल्यू क्या थी। तो कौन सर आप बोलोगे सर अपने आज तो वैल्यू 20 रुपये है उसकी प्राइस और कल माल की गुड्स की वैल्यू 30 हो जाएगी या क्या पता 10 हो जाएगी, तो कल क्या थी आज क्या थी। तो दोस्तों सबसे इसमें एक ही बात याद रखो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो दोनों में से कम हो उस पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि शुद्ध वसूली योग्य और मूल लागत जो यानी कि दोनों में से कम हो उस पर क्या किया जाएगा? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखने आपके ट्रू फॉल्स में और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किसके अंतर्गत किया जाता है? एच स्टैंडर्ड 2 के अंतर्गत इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट आपके पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पॉइंट आया है कि टाइप्स ऑफ द इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेंट्री कितनी टाइप की होती है? ये होती है दोस्तों अपने 3 टाइप की। कौन कौन सी? सबसे पहले अपन को दे रखी है कि इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल अपने बिजनेस में आया, जो कच्चा माल है अपने गोडाउन में आया, उसका लेखांकन करना, उसका वैल्यूएशन करना। ठीक है, कितना माल आया, कितना माल गया, इसका वैल्यूएशन करना। यानी कि कच्चा माल होता है, जैसे अपने को कपड़ा बनाने के लिए सूती धागा आता है, रुई आती है, नहीं समझे, तो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। दूसरा कि इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी चल रहा है ना, तो इनको कहाँ शो किया जाता है? सबसे पहले तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री ऑफ द वर्किंग प्रोग्रेस, इनको कहाँ पे दिखाया जाता है? इनको दिखाया जाता है शो इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा। ठीक है, अब तीसरी टाइप है कि इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स। तीसरा टाइप क्या आपका? इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स,
इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड्स वो होता है जो माल बन के तैयार हो गया, गोडाउन से अपने बिजनेस तक आ गया, जो माल अपने किसी क्रेता को अपन उसको बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वो माल क्या कहलाता है? फिनिश गुड्स। तो इसको कहाँ शो किया जाता है? 11th में आपने पढ़ा होगा कि इसको अपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में शो किया जाता है, इसको सीधा शो किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आ गया होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके आता है टाइप्स ऑफ द इन्वेंट्री इन ट्रेडिंग बिजनेस, यानी इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है। अब अभी ऊपर तो अपन ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग द बिजनेस, ठीक है, कि अपना कच्चा माल मैन्युफैक्चरिंग में जो अपन अकाउंट जो भी एंट्री दिखाई जाती है उसको कितने प्रकार की होती है। अब नीचे इन्वेंट्री कितनी प्रकार, दूसरी नीचे दे रखी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो ट्रेडिंग यानी मेन ये फिनिश गुड्स होता है, जो फिनिश गुड्स होता है वो कितनी प्रकार की इन्वेंट्री होती है। वो होती है सर अपने 2 प्रकार की। पहली होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग थी वो फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को जो माल जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 अप्रैल को क्या हो जाता है? ओपनिंग। तो ये अपना पहली इन्वेंट्री है अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री, और दूसरी होती है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 31 मार्च को बचेगी। जो माल बेच दिया उसके बाद जो इन्वेंट्री बच रही है वो होती है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसको कहाँ शो किया जाता है? इसको शो किया जाता है अपने इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है कि आपके मेथड्स। अब सबसे देखो दोस्तों, यहाँ से ऊपर तो अपने बेसिक क्लियर किया, लेकिन यहाँ पे अपनी मेथड चालू हो रही है। यहाँ पे अपनी मेथड चालू हो रही है कि अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको किस हिसाब से करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कई स्टेप्स दूंगा, उन स्टेप्स के फॉलो करते हुए उन क्वेश्चनों को करना। अगर अपन उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जैसे कि अपना उस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, तो इसमें क्या है कि कुछ नंबर कट जाते हैं। तो आपकी सबसे पहले मेथड आ रही है फीफो मेथड। फीफो मेथड वो होता है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल आया बिजनेस में वही पहले माल बिकेगा। ठीक है, जैसे आज माल आ गया, कल माल आ रहा है, परसों माल आ रहा है, लेकिन मेरा नियम है कि मैं जो आज माल आ रहा है उसको मैं पहले बेचूंगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक पाइप है, एक पाइप में एक गेट है, जो इस गेट में पहले जाएगा वही पहले बाहर जाएगा। जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे देख सकते हो ABCD, और यहाँ पे सबसे पहले A एंट्री हुआ, A ने एंट्री की, और A ने एंट्री करने के बाद A ही एग्जिट कर रहा है। A के बाद B एग्जिट करेगा, C के बाद D एग्जिट करेगा, D के बाद E एग्जिट करेगा। नेक्स्ट मेथड आ रही है अपनी लीफो मेथड। लीफो मेथड का फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, समझ रहे होंगे, जो लास्ट में आ रहा है वही पहले जा रहा है। ठीक है, और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि एक नली के अंदर ABCD 4 जने हैं, तो D लास्ट में आया और D ही लास्ट पहले जा रहा है। लास्ट में कौन आ रहा है? D, और जा कौन रहा है? D। देख सकते हो स्क्रीन पे आ गया। तीसरी मेथड है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। दोस्तों इनके क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलता है। जो आपको 2 मेथड बता दिया, तीसरी मेथड बता दिया, चौथी मेथड बता रहा हूँ, 4 मेथड तक के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन जो छठी मेथड आएगी वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो देखो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड देखते हैं। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है ABCDE, यानी कि जो भी अपने दिया होगा 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, जो इनको जो माल आ रहा है किस रेट पे माल आ रहा है उनका अपन एवरेज निकालेंगे। यानी कि जो भी 4, 5, 6, 7 इनको जो भी माल आया है उनकी प्राइस को लेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे। उनका एवरेज निकाल के अपन क्या करेंगे, जो माल बेचेंगे उसका क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब मैंने माल परचेज किया कि गुड्स 400 यूनिट मैंने परचेज किया 20 रुपए की रेट से, और दूसरा माल मैंने परचेज किया कि 500 यूनिट परचेज किया 5 रुपए की रेट से, तीसरा मैंने गुड्स परचेज किया 250 यूनिट्स 20 रुपए की रेट से। तो ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि सर आपने 400, 500 और 250 3 यूनिट आपने परचेज की, बट 20 रुपए की रेट से, 5 रुपए की रेट से, 20 रुपए की रेट से। अब 500 यूनिट मेरे को बेचना है, तो किस रेट से मैं बेचूं? तो यहाँ पे अमाउंट आपको रेट पूछ रहा है कि आप किस रेट से बेचोगे। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपन देखते हैं कि अपन किस रेट से अपन को सेल करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है कि तीनों जो भी अपन को यहाँ पे रेट दे रखे है उनका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन को एवरेज कितनी रेट दे रखी है, 25 और 20 और 5 और 20 तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड कर देंगे और 3 का 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 होती तो 4 से डिवाइड करते, 5 संख्या होती तो 5 से डिवाइड करते। यहाँ पे 3 संख्या दे रखे हैं, देखो
अपन इनका एवरेज निकालते हैं। तो जैसे 20 को मैंने ऐड किया, 30 से डिवाइड किया तो आ रहा है मेरे 50 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 15 रुपीज़। चलिए 15 रुपीज़ से मैं इसको क्या करूँगा, सेल करूँगा। तो 500 यूनिट को मैं किस रेट से सेल करूँगा, 15 रुपीज़ से। और फोर्थ मेथड आ रही है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, यहाँ पे अपन वेट निकालेंगे, यानी कि WAPM का फुल फॉर्म होती है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट का भाग दे देंगे, टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो अपनी क्या जाएगी, यानी कि WAPM की रेट कि अपन इस रेट से सेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन वही क्वेश्चन अपन वापस उठा लेते हैं जो अपन ने ऊपर उठाया था। तो परचेज में अपन ने वही 400 यूनिट, और सेकंड में अपन ने परचेज किया 500 यूनिट, और तीसरी यूनिट में अपन ने परचेज किया था 250 यूनिट। तो 400 यूनिट की प्राइस वही है 20, और 500 की वही है 5, और 250 की वही है 20। तो वही पूछ रहा है से, यानी 500 यूनिट अपन सेल कर रहे हैं। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से आप किस रेट से सेल करोगे। तो वेटेड का अपन देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, वेट 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे एक तो होता है यूनिट का, और दूसरा होता है टोटल कॉस्ट का, ठीक है। तो टोटल यूनिट के अंदर अपन जैसे कि 400 दे रखा है, पहले अपन ने 400 यूनिट परचेज किया, और 20 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपए की रेट से। तो कितना टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 8,000 रुपए की मेरे को लागत पड़ी। जैसे मैंने राम से 400 यूनिट माल परचेज किया 20 रुपए की रेट से, तो मेरे को कितने रुपए का माल आया, 8,000 रुपए का। अब नेक्स्ट मैंने परचेज किया था 500 यूनिट, तो मैंने श्याम से माल परचेज किया 5 रुपए के रेट से, तो मेरे 2500 रुपए का माल आ रहा है। सेकंड मैंने 250 यूनिट परचेज की श्याम से, किशन से 20 रुपए के रेट से, 5,000 रुपए का माल आया। तो टोटल यूनिट का अपन देखेंगे 400, 500 और 250 कितना हो रहा है, 1150 रुपीज़, 1150 रुपीज़ है ना, सॉरी रुपीज़ नहीं, यूनिट 1150 यूनिट्स अब मैंने क्या किया, परचेज किया। और टोटल कॉस्ट आ रहा है मेरे 18,500 रुपीज़, 18,500 रुपीज़, ठीक है। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट में, अब फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट का भाग दे दो, टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट का भाग दे दो। सर मैं 18,500 में 1150 का भाग दे देता हूं, तो मेरे आ रही है 16 रुपए, देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने 18,500 में मैंने 1150 का मैंने भाग दिया, 16 रुपए मेरा बेचने की रेट आ गई। तो मैं 500 यूनिट को किस रेट से बेचूंगा, 16 रुपए के, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैंने चार आपको मेथड बता दी। पहली मेथड मैंने आपको बताया फीफो मेथड, सेकंड मेथड मैंने आपको बताया लीफो मेथड, थर्ड मैंने आपको बताया सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, और फोर्थ मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब इन सर आप बोलोगे सर आपने बता दिया, एग्जाम्पल भी करवा दिया और फॉर्मूला भी बता दिया, लेकिन इनको करने का तरीका क्या है, इनको करने का तरीका क्या है। अब इनको करने का तरीका आपको सीधा मैं स्क्रीन पे फॉर्मेट दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आयो, अब डेट सबसे पहले अपन का बनेगा डेट का कॉलम, सेकंड बनेगा अपना रिसिप्ट का मतलब जो अपन ने माल परचेज किया कितनी। अब रिसिप्ट में 3 कॉलम है, पहले की कॉलम है यूनिट्स, रेट, अमाउंट, 3 कॉलम, यानी कि जो अपन ने माल परचेज किया यूनिट्स, कितनी यूनिट्स परचेज की, 200, 300, 400, और किस रेट से अपन ने उनको परचेज किया और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट, कितने रुपए का अपन ने माल खरीदा। दूसरा आ रहा है इश्यू, सेल करना, मैंने कितनी यूनिट सेल की, वही तो कितनी यूनिट सेल की, किस रेट से सेल की और कितना अमाउंट, ठीक है। और जो बैलेंस दे रखा है इसमें जो माल बचेगा, जैसे मैंने 500 परचेज की, 200 मैंने सेल कर दी, 300 बची, तो 300 मैंने लिख दूंगा और किस रेट वाली बची वो कितना अमाउंट है, ठीक है। समझ में आ गया होगा फॉर्मेट भी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो देखो दोस्तों, इसका एक भी क्वेश्चन आज तक को देखने को मिला नहीं, और मेरे को लगता नहीं कि ये इसका क्वेश्चन आएगा। तो इसका कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट इलास्टिसिटी, लेकिन उसको करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे को 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और ये मेथड अभी तक तो आई नहीं। कोई भी पेपर उठा के देख सकते हो। और 6th मेथड आ रही है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप बताऊंगा, पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन के ओनली अमाउंट चेंज होते हैं,
यानी कि जो भी क्वेश्चन है सेम का सेम ICI से उठ के आता है, मात्र अमाउंट चेंज होता है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में, चारों स्टेप को देख लेना, समझ लेना। और पहली स्टेप आ रही है आपके सामने, कैलकुलेट। सबसे पहली स्टेप में अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल सेलिंग वैल्यू, ठीक है। टोटल सेलिंग वैल्यू यानी कि अपने पास कितना माल बेचने लायक पड़ा है, कितना ईयर में बेचने लायक, इस साल करंट ईयर में अपने पास कितना माल बेचने के लिए पड़ा है, ठीक है। उसका अपन वैल्यूएशन करेंगे, कितना, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे है। टोटल सेल्स में अपन ड्यूरिंग द ईयर कितनी माल अपन ने करंट ईयर में बेचा, उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग सेल्स, जो माल बेचने लायक अभी इस साल बेचने के बाद जो माल बेच रहा है सेल्स, उसको ऐड कर देंगे तो अपनी आ जाएगी टोटल सेल्स। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स में अपन क्या कर देंगे, क्लोजिंग सेल्स को ऐड करने के बाद अपनी टोटल सेल्स आ जाएगी। और नेक्स्ट अपन को दे रखा है सेकंड स्टेप अपन आपके सामने है, कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, कि कितने की कॉस्ट का माल अपने पास में पड़ा है, ठीक है। कितना माल अपने परचेज किया, कितने उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेज किए, कोई उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है उसमें ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो सामने देख सकते हो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या कर देंगे, परचेज ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ऐड कर देंगे, और जो भी सेल्स टैक्स है उनको ऐड कर देंगे, और जो भी अपना जैसे कि डिस्काउंट वगैरह है तो इनको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, डिस्काउंट को लेस कर देंगे। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेज, परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, इनको क्या कर देंगे, ऐड करनी, तो अपनी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और थर्ड स्टेप अपनी आ रही है, कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑफ गुड्स, कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट ऑफ गुड्स एंड परसेंटेज, कितनी परसेंट से अपना वो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसकी रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टोटल प्रॉफिट का अपन का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। जैसे कि अपने पहले स्टेप में अपन ने टोटल सेल्स कैलकुलेट कर ली, थर्ड सेकंड स्टेप में अपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, अरे 2 ऊपर कर लिया तो तीसरे तो आराम से हो जाएगा। टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट में लेस करने के बाद अपना आ रहा है टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ईजी है सर। टोटल प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, टोटल प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें टोटल सेल्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा। और चौथी स्टेप आपको कह रही है कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि जो भी अपनी क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस भी होती है, यानी कि आपको दे रखी है क्लोजिंग सेल्स, जो क्लोजिंग सेल्स में से अपन उसमें से उसका प्रॉफिट हटा देंगे तो अपनी बचेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग सेल्स में से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो उसमें से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेस करने के बाद अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब ये चारों फॉर्मूले आपको ICI में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार। तो याद रखना दोस्तों, ये चारों स्टेप फॉलो करें। चलो आगे आओ। अब आगे आपको दे रखा है इन्वेंट्री वेरिफिकेशन सिस्टम, द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यहाँ पे 2 तरह की होती है, एक तो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और इसके अंदर अपने स्टॉक लेजर बनता है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, टाइम टू टाइम उसका रिकॉर्डिंग की जाएगी बुक्स के अंदर। और दूसरा टाइप होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में स्टॉक लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली यहाँ पे फिजिकली काउंटिंग की जाएगी बेसिक, यानी कितना माल आज 5 माल 1 2 3 4 5 जाके वहाँ पे कितने भी गुड्स पड़े हैं, यानी कि उनको जाके काउंटिंग करके आ जाएगी, फिजिकली काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। और अब आ गया था, हेलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ICI के क्वेश्चन कराऊंगा सारे में, और इलास्ट्रेशन सेकेंडरी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। Manufacturer has the following the record of the purchase of the consider which he used while the manufacturing radio set, ठीक है। अब डेट का कॉलम दे रखा है आपको, यूनिट का कॉलम दिख रहा है, पर यूनिट प्राइस दे रखा है, 1 यूनिट की प्राइस का कितना रुपये, ठीक है। और 4 दिसंबर को 900 यूनिट वो परचेज कर रहा है, एंड 50 रुपीज़ से पर यूनिट, ठीक है। और 9 400 300 200 800 और 55 60 47 के रेट से वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, ठीक है।
और 1600 यूनिट्स वेयर इश्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी वो इश्यू कर रहा है, भेज रहा है कितना माल 1600। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, अब अपन स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अपन को क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं कह रखा कि आप कौन सी मेथड से करो, कि FIFO मेथड से करो, LIFO मेथड से करो, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से करो, कौन सी मेथड से करो, कुछ भी नहीं दे रखा। तो अपन यहाँ पे इसको करेंगे LIFO मेथड से। LIFO यानी जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। देखो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 28 दिसंबर को माल आ रहा है। सबसे लास्ट में कब माल आ रहा है, 28 दिसंबर को। कितनी यूनिट आ रही है, 800। कितने रुपए की रेट से आ रही है, 47 रुपीज के रेट से आ रही है, 37,600 रुपीज। ठीक है, और नेक्स्ट माल आ रहा है अपना 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को माल आ रहा है 200 रुपीज, 200 यूनिट से माल आ रहा है 60 रुपीज के रेट से, और 12,000 इसका अमाउंट होगा। ठीक है, और 11 दिसंबर को माल आ रहा है नेक्स्ट 300 यूनिट 55 रुपीज के रेट से, 16,500 रुपीज यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दे रखा है 10 दिसंबर को 400 यूनिट सब माल आ रही है, और कितने रुपए की रेट से, 55 रुपीज की रेट से 22,000 यहाँ पे रुपीज में सेल हो जाएगा। ठीक है, इशू कर देंगे। और नेक्स्ट आपको दे रखा है 4 दिसंबर को 900 यूनिट्स दे रखी है 50 रुपीज की रेट से, 45,000 में वो माल सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको तीसरे इलास्ट्रेशन में चलते हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल एज्यूम द फॉलोइंग इश्यू वेयर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द दिसंबर। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन आपको बोल रहा है, तीसरा इलास्ट्रेशन बोल रहा है कि जो आपने लास्ट में माल परचेज किया था, यानी कि सॉरी जो लास्ट में आपने क्वेश्चन किया सेकंड इलास्ट्रेशन, उसको थर्ड इलास्ट्रेशन में करो। ठीक है, थर्ड इलास्ट्रेशन में ठीक है करो, लेकिन इसमें अलग पर्टिकुलर डेट दे दिया, जैसे कि 4 तारीख को अपन ने माल परचेज किया। तो मैं यहाँ पे पहले तो आप पीछे का जो क्वेश्चन है उसको आगे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माला लास्ट का जो माल था उसको मैंने आगे परचेज कर लिया, आगे फॉरवर्ड कर लिया, अपने पेज पे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे साइड में आपको दे रखा है रिकॉर्ड ऑफ द इश्यू डेट 5 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 29 दिसंबर को 500, 600, 50, 100। ठीक है, और अपन आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। इसको सबसे पहले चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोल रखा कि FIFO मेथड से करो, LIFO मेथड से करो, एवरेज प्राइस मेथड से करो, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करो, किस मेथड से करो, कुछ भी नहीं बोल रखा। तो यहाँ पे अपन सारी मेथड से करेंगे, FIFO मेथड से करेंगे, LIFO भी सेव करेंगे, एवरेज से भी करेंगे, वेटेड से भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पहली मेथड लगाते हैं FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आएगा वही माल पहले जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे डेट का कॉलम ले लेते हैं, सेकंड अपन लेते हैं रिसीप्ट, इश्यूड और बैलेंस। ठीक है, तीनों में 3-3 कॉलम दे रखा है। ठीक है, 4 दिसंबर को अपने पास माल आ रहा है, कितनी यूनिट आ रही है, 900 यूनिट आ रही है, 50 रुपीज की रेट से आ रही है, 45,000 इसका अमाउंट हो रहा है, और इसका आपने और कोई परचेज नहीं कर रहे, 4 तारीख को और कुछ परचेज करें ना, तो सीधा अपन इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस वाले कॉलम में। 900 यूनिट पड़ी है 50 रुपीज की रेट से, 45,000 मेरा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा। नेक्स्ट अपने यहाँ पे 5 दिसंबर को अपन क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, अपन यहाँ पे माल को सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, सेल भी मान सकते हो, इश्यू मान सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ भी इफेक्ट नहीं है इसका। क्वेश्चन में दे रखा है 5 दिसंबर को आप इश्यू कर रहे हो। ठीक है, 500 यूनिट सेल इश्यू कर रहे हो, 50 रुपीज की रेट से 25,000 अमाउंट हो रहा है। ठीक है, 500 यूनिट सेल कर रहे हैं, 50 रुपीज अमाउंट कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो अपन मानेंगे FIFO मेथड क्या करती है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। यहाँ पे ओनली 900 अमाउंट क्या है, 50 रुपये वाली रेट का माल आया अभी अपने पास में। अपन को क्या करेंगे, पहले वो 50 वाली रेट को ही माल को बेच देंगे। तो 900 में से 500 अपन ने सेल कर दी 50 रुपये की रेट से, 25,000 अमाउंट आ गया, और बाकी माल कितना बचा, 900 में से 400 माल बचा। तो मैं बैलेंस वाले कॉलम में दिखा दूंगा, 900 में से मेरे पास 500 सेल कर दिया, 400 माल बढ़ा है, और 50 रुपये वाली रेट का है, और 25,000 रुपये अमाउंट आ गया। और 10 दिसंबर को अपना नेक्स्ट एंट्री दे रखी है, अपने परचेज कर रहा है 10 दिसंबर को। कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं, 455 रुपीज की रेट से, 55 रुपीज की रेट से 22,000 रुपये का माल आ रहा है, 22,000 का माल आ रहा है। और इसके अलावा अपन कोई माल परचेज नहीं करे, कोई इश्यू नहीं करे इस तारीख को, तो
सीधा अपन क्या करते हैं बैलेंस वाले कॉलम में। सबसे पहले बैलेंस वाले कॉलम में क्या दिखाएंगे, जो अपने पास माल पड़ा था, जो अपने पास माल पड़ा था उसको अपन शो करेंगे। उसके बाद अपन ने जो माल परचेज किया है यानी कि रिसीव किया है उसको एंट्री करेंगे। सबसे पहले अपने पास माल पड़ा था 400 यूनिट, 400 यूनिट पड़ी थी अपने पास 5 दिसंबर वाले। देखो ऊपर बैलेंस में 50 रुपए की रेट वाला, ठीक है, 50 रुपए की रेट वाला। और दूसरा अपन ने 400 यूनिट और परचेज के लिए 55 रुपीज की रेट से 22,000 रुपए का, तो मैंने 400 और दिखा दिया वो 50 रुपए की 55 रुपए की रेट से, ठीक है। तो 20,000 रुपए पहले था और कितना 22,000 रुपए और कितना हुआ 42,000 रुपए। 42,000 रुपए आपको सीधा कॉलम में दिख रहे होंगे। और नेक्स्ट आपको 11 दिसंबर को अपन ने मैं फिर यूनिट परचेज कर रहा हूँ 55 रुपए की रेट से, 55 रुपए की रेट से परचेज कर रहा हूँ। 16,500 रुपए का मेरे पास माल आ रहा है। और नेक्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, कोई एंट्री नहीं दे रखी, 11 दिसंबर को एक एंट्री दे रखी है ओनली। 300 यूनिट अपन परचेज कर रहे हैं 55 रुपए की रेट से, 16,500 रुपए आ रहा है। और कोई इश्यू नहीं करे और कोई परचेज नहीं करे तो सीधा अपन अमाउंट वाले कॉलम में चल जाएगी। 400 यूनिट अपन ने पहले वाले बैलेंस, मैंने क्या कहा था बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस शो करो। तो मेरे पास बैलेंस था ऊपर वाला 400 यूनिट 50 रुपए की रेट से वाली, और नीचे क्या कर देंगे 400 जो यूनिट अपन यानी कि सेम रेट है। मैं यहाँ पे प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि रेट क्या है सेम है, रेट क्या है सेम है। रेट क्या 55 जैसे कि 60 आता है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। 20 वाली होती है उनको ऐड करते हैं। यहाँ पे 55 वाली दो अमाउंट मिल गई, एक तो 300 और एक 400। तो 400 और 300 को ऐड कर देंगे, मेरे पास टोटल इन्वेंट्री हो गई 700 यूनिट 55 रुपए वाली, ठीक है। और 55 रुपए वाली तो 42,000 रुपए और 16,500 रुपए। 42,000 रुपए का तो पहले माल पड़ा था और नेक्स्ट माल पड़ा अपने पास में 16,500। तो दोनों को ऐड करने के बाद अपने पास अमाउंट हो रहा है 58,500 रुपीज, 58,500 रुपए, ठीक है। मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छे से समझ आए, और इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ कि जिससे इंग्लिश वाले को समझ आए। इंग्लिश थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बाकी हिंदी में कुछ होगी नहीं। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। और 19 दिसंबर को अपन फिर माल परचेज कर रहे हैं 200 यूनिट और 60 रुपए के रेट से 12,000 रुपए का माल अपने पास आया। और फिर सीधा अपन इसको कहाँ शो कर देंगे बैलेंस वाले कॉलम में। भाई इसके अलावा कोई एंट्री नहीं दे रखी। 19 तारीख को एक ही एंट्री दे रखी है, 200 यूनिट अपने परचेज किया 60 रुपए के रेट से 12,000 रुपए अमाउंट आ गया। और सीधा अपन इसको बैलेंस वाले कॉलम में दिखा देंगे। सबसे पहले अपन क्या दिखाएंगे, जो अपने पास बैलेंस पड़ा था। सबसे पहले मेरे पास बैलेंस पड़ा था 400 यूनिट पड़ी थी 50 रुपए के रेट से, 700 यूनिट पड़ी थी 55 रुपए के रेट से, और 200 यूनिट ये आज 19 दिसंबर को जो मैंने माल परचेज किया 200 यूनिट 60 रुपए के रेट से, यानी कि 58,500 रुपीज तो पहले के थे और 12,000 रुपीज अब के, तो टोटल मिला के 70,500 रुपीज और आ गया, ठीक है। टोटल माल कितना पड़ा अपने पास में 70,500 रुपए का। आप डायरेक्ट ऊपर से ना उठाओ तो डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हो, 400 इंटू 50, 700 इंटू 55, 200 इंटू 60, टोटल मिला के 70,500 रुपए होंगे, 70,500 रुपीज, ठीक है। अब डायरेक्ट 20 तारीख को क्या दे रखा है, 19 के बाद में 20 दिसंबर को क्या कर रहा है, माल सेल कर रहा है, इश्यू कर रहा है। कितनी यूनिट 400 यूनिट, सॉरी 600 यूनिट। किस समय दे रखा 600 यूनिट सेल इश्यू कर रहे हो, कितने रुपए के रेट से, कोई नहीं दे रखा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो अब आ गया मेन चीज, सर 600 यूनिट सेल कर रहे हो, अपने पास में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो अब तो 400 यूनिट पड़ी है, ठीक है। अपन क्या करेंगे 400 यूनिट तो 50 रुपए के हिसाब से इश्यू करेंगे, और 200 यूनिट बची वो नेक्स्ट वाले अमाउंट, नेक्स्ट वाली डेट से। तो नेक्स्ट वाली डेट है अपने 700 में से 200 अपन और इश्यू कर देंगे, वो 55 रुपए वाली रेट से नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो 400 तो 50 वाली, और जो बच गई वो उससे अगली वाली तारीख वाली अपन क्या कर देंगे, इश्यू कर देंगे, ठीक है। तो 200 तो 400 तो अपन 50 रुपए वाली रेट से 20,000 रुपए, और 200 यूनिट 55 वाली रेट से 11,000 रुपए। और अपने पास अब माल पड़ा है 700 में से 200 गया तो 400 वाली तो पूरी चली गई, 50 रुपए वाली रेट वाली तो पूरी से इश्यू हो गई, और बाकी अपने बच रहा है 700 में से 200 चला गया, और 500 रुपए अमाउंट 500 यूनिट बच रही है, तो 500 यूनिट 55 वाली बच रही है, और 200 यूनिट 60 वाली जो ऊपर 19 तारीख वाली, ठीक है। तो अपने पास 17,500 में से अपन 31,000 रुपये माइनस करेंगे तो 39,500 रुपये अब अमाउंट आ रहा है, ठीक है। आप माइनस ना करोगे तो भी डायरेक्ट कर सकते हो, 500 इंटू 55 और 200 इंटू 60, 39,500 रुपये अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट एंट्री कहाँ गई,
हाँ 28 दिसंबर को फिर आप माल रिशिफ्ट कर रहे हो 800 यूनिट, ठीक है। अब डायरेक्ट 20 तारीख के बाद क्या कर रहे हो, 28 दिसंबर को आप माल परचेज कर रहे हो, रिशिफ्ट कर रहे हो 800 यूनिट 47 रुपये की रेट से 37,600 अमाउंट आ रहा है। अब क्या करेंगे, सीधा अपन बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे और 500 यूनिट अपने पहले पड़ी थी 55 रुपये वाली रेट से, 200 यूनिट 60 वाली पड़ी थी और 800 अभी प्रेजेंट 28 दिसंबर को जो अपन माल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 47 वाली रेट से। तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 500 मल्टीप्लाई 55, 200 मल्टीप्लाई 60, 800 इंटू 47, 77,100 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल अपने पूछ रहा है दिसंबर 29 दिसंबर को अपन क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो कितनी इश्यू कर रहे हैं, 500 यूनिट अपन क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अपन को कहीं से माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, किसी और से उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास में 500 यूनिट 55 रुपये वाली रेट से ऊपर वाला अमाउंट पड़ा है, कितनी 27,500 अमाउंट आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट माल बचेगा अपने पास में 200 यूनिट 800 यूनिट बचेगी, 260 वाली और 847 वाली, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपना अमाउंट आ रहा है 49,600 रुपीज़, ठीक है। लास्ट वाला सेम क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं, तो लीफो मेथड से अपन इसको करते हैं, ठीक है। तो लीफो मेथड को क्वेश्चन लास्ट वाला उठा रहा हूँ, उसमें कोई भी मेथड नहीं दे रखी थी और अब वही क्वेश्चन मैं लीफो मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वही कॉलम 4 दिसंबर, वही फॉर्मेट वही होता है। अब मैं सीधा 4 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। 900 यूनिट मैंने परचेज की 50 रुपये की रेट से, 47,000 अमाउंट आ रहा है। और इसका सीधा मैं आप कोई इश्यू कर रहा नहीं, कोई और परचेज नहीं कर रहा, मैं सीधा इसको बैलेंस वाले कॉलम में दिखाऊंगा। 900 यूनिट परचेज किया था वो, और 50 रुपये की रेट से 45,000 अमाउंट आ रहा है इसका। और 5 दिसंबर को मैं इश्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 दिसंबर को इश्यू कर रहा हूँ तो 500 यूनिट सेल कर रहा हूँ, 50 रुपये की रेट से सेल करूँगा, क्योंकि मेरे पास में और कोई अमाउंट है नहीं और कोई यूनिट है नहीं, तो मैं इसी रेट से इश्यू करूँगा, ठीक है। तो 25,000 इसका अमाउंट आ गया है। और 900 में से 500 मैंने इश्यू कर दिया तो 400 अपना यूनिट बच जाएगी, ठीक है। 400 यूनिट 50 रुपये वाली रेट से 20,000 अपना अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट अपन 10 दिसंबर को 400 यूनिट फिर से परचेज कर रहे हैं 55 रुपीज़ की रेट से, 22,000 अपना अमाउंट आ रहा है। सीधा अपन क्या दिखाएंगे, बैलेंस वाले कॉलम में दिखाएंगे। सेम वही प्रोसेस जो अपन ने फीफो मेथड में की थी, लीफो मेथड में वही, बस अपन जहाँ पे इश्यू करेंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बाकी वही रूल चलेगा जो अपन ने फीफो मेथड में किया था। तो सबसे पहले अपने पास बैलेंस पड़ा है 400 यूनिट 50 रुपये वाली रेट से, और 400 यूनिट अपन ने 10 दिसंबर को फिर परचेज की 55 रुपये वाली 22,000 की। तो 20,000 और 22,000 कितना हो गया, तो 42,000, ठीक है। और फिर 11 दिसंबर को अपन फिर 300 अपन यूनिट परचेज कर रहे हैं 55 की रेट से, 16,500 यूनिट अपना अमाउंट आ रहा है। और सीधा अपन किसको कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस वाले कॉलम में। 400 यूनिट पहले पड़ी थी 50 की रेट से, 400 प्लस 300 सेम अमाउंट है, सेम प्राइस है, इन दोनों की सेम प्राइस है, ठीक है। तो अपन इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यूनिट को अपन ऐड कर देंगे। अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करके चलूँगा क्योंकि सेम रेट है। तो 400 प्लस 300 55 की रेट से, तो कितना अमाउंट हो गया, तो 42,000 प्लस ऐड कर देंगे इसमें 16,500 रुपीज़, तो 58,500 अमाउंट आ रहा है। अपन फिर नेक्स्ट आते हैं 19 दिसंबर को, तो 200 अपन फिर यूनिट परचेज कर रहे हैं 60 की रेट से, 12,000 वहाँ पे अमाउंट आ रहा है। तो इसको सीधा अपन कहाँ पे दिखा देंगे, बैलेंस वाले कॉलम में दिखा देंगे। 400 यूनिट्स अपने पड़ी थी 50 रुपये की रेट से, 700 यूनिट अपने पास वो लास्ट था 85 की रेट से, 200 अपने फिर से परचेज किया था वो अपना, तो 60 रुपये की रेट से, तो 58,500 अमाउंट प्लस 12,000 को ऐड कर देंगे तो 70,500 आ जाएगा। यहाँ तक तो अपना सेम था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो आगे आते हैं दिसंबर 20 दिसंबर को मैं 600 यूनिट सेल कर रहा हूँ, जिसमें से 200 अब फॉर्मूला क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेथड क्या कह रही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। लास्ट में कौन आया, 200 वाली, लास्ट 19 तारीख को जो माल आया है 200 यूनिट वो पहले जाएगी, ठीक है। तो 200 यूनिट 60 रुपये की रेट से सेल करूंगा 12,000 रुपये की, और बाकी बची कितनी, 600 में से 200 गई तो 400 बच रही है, 55 रुपये की रेट से 22,000 की ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और बची अब सेल करने के बाद
मेरा अमाउंट क्या बचेगा, कितनी यूनिट बचेगी वो करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास बैलेंस पड़ा था 400 यूनिट 50 रुपये की रेट से, 300 यूनिट 55 रुपये की रेट से, 36,500 यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 28 दिसंबर को कोई 800 में यूनिट परचेज कर रहा हूँ 47 रुपये रेट से, और 37,600 यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगा। सीधा मैं इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, बैलेंस वाले कॉलम में ट्रांसफर कर दूंगा। 450 रुपये की रेट से, 355 की रेट से, 847 की रेट से, और 74,100 यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, टोटल इनको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे 29 दिसंबर को मैं फिर यहाँ पे इशू कर रहा हूँ 500 यूनिट में इशू कर रहा हूँ 47 के रेट से। तो यहाँ पे लास्ट 500 इशू कर रहा हूँ। यहाँ पे इशू कौन सा करूँगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया। लास्ट में कौन आया, 47 वाली रेट वाला अमाउंट आया। तो 800 में से 500 में इशू कर दूंगा, 300 मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो 23,500 का मैंने इशू कर दिया। माल कितना बच रहा है, 400 यूनिट 50 रुपये की रेट से, 300 यूनिट 55 की रेट से, 300 जो 800 में से 500 इश्यू कर दिया, बाकी बचा 300 को दिखा दूंगा 47 की रेट से, 50,600 यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फीफो मेथड कर दिया, लीफो मेथड हमने कर लिया। फोर्थ अपन यहाँ पे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से भी करेंगे, लेकिन मैं इस इलास्ट्रेशन फोर्थ जो आपकी ICAI की बुक में दे रखी है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सीधा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। तो वो इलास्ट्रेशन फोर्थ वही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड आप बोलोगे कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड ले या सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, ओनली क्वेश्चन बोले एवरेज प्राइस मेथड, तो समझ जाना सिंपल एवरेज प्राइस मेथड के लिए बोल रहा है, वेटेड के लिए नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं कि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से कर देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल एवरेज वो ही क्वेश्चन अपन उठाते हैं जो अपन ने लास्ट में किया था। ICAI भी बोल रहा है कि लास्ट वाला क्वेश्चन उठाओ, और वही तो देखते हैं अपन। 4 दिसंबर को वही 900 यूनिट मैंने परचेज किया 50 रुपये रेट से, 45,000 में यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। वो सीधा बैलेंस को बैलेंस में ट्रांसफर कर दूंगा 900 यूनिट्स को, और 50 रुपये रेट से 47,000 यहाँ पे मेरा 45,000 यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है। 5 दिसंबर को मैं फिर इशू कर रहा हूँ 5 दिसंबर को मैं इशू कर रहा हूँ 500 यूनिट 50 रुपये की रेट से यहाँ पे तक, तो कोई दिक्कत नहीं। 25,400 यहाँ पे मेरा बैलेंस बच जाएगा। 900 में से 500 मैंने यहाँ पे इशू किया, 400 यहाँ पे मेरी यूनिट बच रही है। 50 रुपये रेट से 20,000 रुपये मेरा अमाउंट आ रहा है। और 10 दिसंबर को मैं फिर माल परचेज कर रहा हूँ 400 यूनिट 55 रुपये की रेट से, 22,000 रुपये यहाँ पे मेरा अमाउंट आ गया। इसका सीधा मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, बैलेंस वाले कॉलम में ट्रांसफर कर दूंगा। 1 मिनट। और बाकी 10 दिसंबर को मैंने 400 यूनिट परचेज की 55 रुपये की रेट से, 22,000 रुपये मेरा अमाउंट आ गया। और सीधा इसको मैं बैलेंस में ट्रांसफर कर दूंगा। 400 यूनिट तो मेरे पहले थी 50 रुपये की रेट से, 400 यूनिट अब मैंने परचेज कर ली 55 रुपये की रेट से, सीधा 42,000 मेरे यहाँ पे अमाउंट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं 11 दिसंबर को फिर मैं माल परचेज कर रहा हूँ 300 यूनिट 55 रुपये की रेट से, 16,500 रुपये मेरा अमाउंट आ गया। 400 यूनिट मेरे पास पहले पड़ा था, 400 300 दोनों को ऐड करके लिखूंगा 50 रुपये 55 रुपये, और दोनों को ऐड करने के बाद अमाउंट आ रहा है मेरा 58,500 रुपीज़। ठीक है, 400 इंटू 50, 700 इंटू 55, 58,500 रुपये। ठीक है, कई बच्चे करते हैं यार 400 300 को ऐड करने के बाद 55 से इंटू कर देता हूँ 58,500 अमाउंट तो आ ही नहीं रहा सर। अरे भाई ऊपर 400 इंटू 50 भी तो है ना, उनको भी तो ऐड करना है। ठीक है, अब सीधे 19 दिसंबर को आ रहे हैं तो 200 यूनिट फिर मैं परचेज कर रहा हूँ 60 रुपये की रेट से, 12,000 रुपये मेरे यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। ठीक है, सीधा मैं इसको भी बैलेंस में ट्रांसफर कर दूंगा। 400 यूनिट मेरे पहले पड़ी थी 50 रुपये की रेट से, 700 यूनिट मेरे पास फिर आया 55 रुपये की रेट से, 200 यूनिट आज मैं फिर माल परचेज किया 260 रुपये की रेट से, 17,500 रुपये मेरा अमाउंट आ रहा है। 20 दिसंबर को मैं इशू कर रहा हूँ, 20 दिसंबर को इशू कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे कैल चेंज हो जाता है, सभी क्वेश्चन में यहाँ पे कैल चेंज हो जाता है जहाँ पे मैं माल इशू करता हूँ। ठीक है, फीफो मेथड की अलग है, लीफो मेथड की अलग है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड की अलग है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड की अलग है।
तो यहाँ पे 600 इशू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सर अमाउंट कौन सा लूँ, कौन सी रेट से सेल करूँ, तो मैंने याद करो, मैंने आपको सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का एक फॉर्मूला बताया था। फिर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद करो। जितनी भी प्राइजेस दे रखे उनको ऐड करके उनका एवरेज निकालो। जितनी भी प्राइजेस दे रखे उनको ऐड करके उनका एवरेज निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा। अब सर 600 में किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो सर इसका एवरेज कैसे निकालें, तो मेरे को वर्किंग नोट में आगे वर्किंग नोट में दे रखा है, वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। देखो फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले वर्किंग नोट में 5 दिसंबर को वाला तो 50 रुपये के रेट से, एक ही यूनिट है 50 में, तो इस 50 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 रुपये आएगा। तो देखो 20 दिसंबर वाले देखो 50 + 55 + 60 / 3, ठीक है। देखो मेरे पास 3 रेट पड़ी है। 20 दिसंबर को देखो, 20 दिसंबर को इससे ऊपर वाली रेट में देखो 50 रुपये की यूनिट वाला रेट पड़ा है मेरे पास में, 55 और 60, तीनों को ऐड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों का एवरेज निकालेंगे। अगर यहाँ पे एक रेट और होती तो मैं 4 से करता डिवाइड, एक और होती तो मैं 5 से करता, है ना। तो मेरे पास 3 ही पड़ी है, 50, 55, 60, डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो मेरे रेट आ रही है 55 रुपये, ठीक है। तो वापस, तो यहाँ पे मैं 55 रुपये की रेट से 33,000 अमाउंट हो रहा है मेरा, और बाकी माल बच रहा है मेरा। देखो यहाँ पे ऊपर से लेस कर लेना, ऊपर से, नीचे से। अब आप बोलोगे यार सर कहाँ से हम लेस करें अमाउंट, यूनिट ऊपर से लेस कर लेना। तो देखो 700 यूनिट पड़ी थी मेरे पास में, 400 यूनिट पड़ी थी, 700 यूनिट पड़ी थी, 200 यूनिट पड़ी थी। तो मैं सर 400 में से और 700 में से लेस करने के बाद मेरे पास 500 यूनिट पड़ी है, ठीक है। 400 में से 400 के 200 यूनिट मैंने 700 में से ले लिया, और बाकी मेरे जो 500 बच रही है मैंने 500 यूनिट लिख दिया 55 रुपये की रेट से। बाकी में माल बच रहा है मेरा 200 यूनिट 60 रुपये की रेट से, 37,500 मेरे यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 28 दिसंबर को फिर मैं माल परचेज कर रहा हूँ, 800 यूनिट्स में परचेज कर रहा हूँ 37,600 रुपीज़ की रेट से। 800 मैंने यूनिट परचेज की 47 की रेट से, 37,600 यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं सीधा इसको कहाँ पे शो कर दूंगा, बैलेंस में जाओ, इसको मैं सीधा बैलेंस में शो कर दूंगा। बैलेंस में 500 यूनिट मेरे पास पहले पड़ी थी 55 रुपये की रेट से, 200 यूनिट मैंने फिर लास्ट ईयर पड़ी थी, लास्ट डेट को पड़ी थी 60 रुपये की रेट से, और 800 मैंने अभी परचेज कर ली 47 की रेट से। तो तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 75,100 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे सीधा आपको लास्ट मैंने टोटल किया था 37,500, इसमें ऐड कर देना है क्या 37,600। दोस्तों डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना आप, क्योंकि सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि टोटल जो अमाउंट बैलेंस में अमाउंट दे रखा है इसमें ऐड कर दो, इससे लेस कर लो डायरेक्ट। अगर आप पर्टिकुलर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, दोनों में ये थोड़ा फॉर्मूला अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस में पड़ा था 20 दिसंबर को 37,500, तो इसमें मैं ऐड करूँगा, हाँ कितने का माल परचेज किया 37,600 अमाउंट, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद मेरा अमाउंट आ रहा है 75,100 रुपीज़, ठीक है। और मेरा लास्ट अब फिर 29 दिसंबर को मैं इशू कर रहा हूँ 500 यूनिट 54 की रेट से 27,054। अब आप बोलोगे सर 54 कैसे आ रहा है, तो मैं 500 का एवरेज इसके अंदर एवरेज निकालूंगा। देखो 29 दिसंबर को 55 + 60 + 47, यानी कि मेरा 28 दिसंबर को जितनी भी यूनिट पड़ी है, कितनी प्राइजेस दे रखी है 28 दिसंबर को 55 + 60 + 47, तीनों को ऐड कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 54 एवरेज आ रहा है। तो 54 रुपीज़ आ रहा है, तो 54 से इंटू करूँगा 27,000 मेरे यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास 500 यूनिट पड़ी थी, 500 सेल कर दिया, लेकिन 55 रुपये की रेट से नहीं 54 की रेट से। इसलिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत किया करो, ओनली लेस ऐड किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7,500 मैंने इशू कर दी, अब बच रही है मेरे पास 200 और 800, ठीक है।
एक मिनट दोस्तों, ठीक, 200 और 800, तो 200 को 60 रुपये वाली रेट से, 847 वाली रेट से, ठीक है। तो 75,100 में से मैंने लेस कर दिया 27,000, यानी कि 75,100 रुपये का माल पड़ा था, इसमें से मैंने 27,000 रुपये का माल बेच दिया। तो बाकी माइनस करने पर मेरा पास अमाउंट आ रहा है 48,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत किया करो, 200 इंटू 60 और 800 इंटू 47 ऐसे करोगे तो अमाउंट अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एवरेज प्राइस मेथड में एवरेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट रेट से नहीं। जो भी आप सेल करोगे एवरेज से, ओनली आप माल परचेज कर रहे हो ना, उसी में ही रेट से इंटू करो। वेटेड और एवरेज में ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना, FIFO LIFO में डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 5 में। आप इलस्ट्रेशन 5 को रहा है कि जो आपने क्वेश्चन किया है दूसरा और तीसरा, उसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से भी करो, ठीक है दोस्तों। ठीक है, करते हैं। 4 दिसंबर को अपने पास यूनिट पड़ी थी 950 रुपये के रेट से, 45,000 रुपये अमाउंट आ रहा है। सीधा इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस वाले कॉलम में, ठीक है। 900 यूनिट पड़ी है, 50 रुपये रेट से, 45,000 अमाउंट आ रहा है। फिर 5 दिसंबर को 500 यूनिट में सेल कर रहा हूँ 50 रुपये रेट से। यहाँ पे भी कुछ देखना नहीं है, अगर 2 या एक से ज़्यादा होता है तब यहाँ पे वेट निकालते हैं, तभी सिंपल में भी 2 से हो तो एवरेज निकालते हैं। सिंगल हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ और कोई रेट नहीं दे रखी, 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 25,000 रुपये अमाउंट आ रहा है, 900 में से 500 सेल कर दिया। अब मेरे पास में 900 में से 500 सेल कर दिया तो 400 यूनिट बच गई। 400 मैंने यूनिट बैलेंस भी दिखा दी, बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है 400, 50 रुपये के रेट से 20,000 रुपये अमाउंट आ रहा है। फिर 10 दिसंबर को फिर मैं माल परचेज कर रहा हूँ 400 यूनिट 55 रुपये के रेट से, 22,000 रुपये अमाउंट आ रहा है। और सीधा मैंने इसको बैलेंस वाले कॉलम दिखाया, सबसे पहले मेरे पास बैलेंस पड़ता है 400 यूनिट 50 रुपये के रेट से, और 400 यूनिट मैंने 10 दिसंबर को परचेज कर लिया 450 रुपये के रेट से, और 55 रुपये के रेट से 42,000 रुपये अमाउंट हो रहा है। 20,000 प्लस 22,000 रुपये डायरेक्ट ऐड करो, डायरेक्ट 20,000 प्लस 22,000 मल्टीप्लाई, जैसे 400 इंटू 50, 400 इंटू डायरेक्ट बैलेंस वाले कॉलम में कभी भी अमाउंट मल्टीप्लाई करके मतलब बैलेंस वाले कॉलम में लेस ऐड करो, ठीक है। बैलेंस वाले कॉलम में लेस ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो 400 यूनिट 50 वाली, वही मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 400 यूनिट तो 50 वाली है, 400 यूनिट 55 वाली है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। 22,000 रुपये तो 23 दिसंबर को मैंने परचेज किया था, और 20,000 रुपये मेरे पास लास्ट पड़ा था। 20 प्लस 22 कितना हो रहा है 42,000, 42,000, ठीक है। मैंने 42,000 रुपये अमाउंट डाल दिया, और 11 दिसंबर को फिर मैं माल परचेज कर रहा हूँ 55 रुपये रेट से, 16,500 रुपये का मैंने माल परचेज किया। 400 यूनिट 50 वाली है, 400 प्लस 300 यानी कि सेम रेट है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ 55 रुपये के रेट से। और दोनों को 42,000 रुपये प्लस 16,500 रुपये ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे 400 इंटू 50, 400 प्लस 300 इंटू 55 कर दें ना, डायरेक्ट ऐड करो। 42,000 रुपये प्लस 16,500 रुपये 58,500 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ रहा है मेरा, यानी 58,500 रुपये। 19 दिसंबर को मैं फिर माल परचेज कर रहा हूँ 200 यूनिट माल परचेज कर रहा हूँ 60 रुपये रेट से, 42,000 रुपये अमाउंट आ रहा है। और सीधा मैं इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, बैलेंस वाले कॉलम में। 400 यूनिट और 50 वाली है, 700 यूनिट 55 वाली है, 200 यूनिट 600 वाली है, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, डायरेक्ट ऐड करूँ। 58,500 प्लस 12,000 रुपये कितना हो रहा है 17,500 रुपये, 70,500 रुपीज़, ठीक है। और 20 दिसंबर को फिर मैं 20 दिसंबर को मैं इशू कर रहा हूँ, माल इशू कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझना, यानी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में वेट निकालता है, टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट का भाग देता है। तो 600 यूनिट सेल करने के लिए बोल रहा है, इशू करने के लिए बोल रहा है, कितने रेट से कोई इशू कोई भी रेट नहीं दे रही, अपन क्या करेंगे वेट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट का भाग देंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है 17,500 में अपन टोटल यूनिट का भाग देंगे। टोटल यूनिट कितनी है 400 है, 700 है, 200, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो रहा है मेरा 600, 600, 1200, 1300 से अपन डिवाइड कर देंगे। 17,500 में 1300 को भाग देने पर अपना हो रहा है 54.23, है ना। आप यहाँ पे वर्किंग नोट में देख सकते हो, वर्किंग नोट में देख सकते हो 20 दिसंबर को 17,500 में 1300 भाग दिया 54.23, ठीक है। 54.23 से मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट के अलावा नहीं लेना पॉइंट के बाद में। और 32,538 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है मेरा। और 600 में 400 तो 50 वाली मैं लेस करता हूँ, 17,700 में से 200 यूनिट इसमें से लेस करता हूँ, मेरा 500 यूनिट बची है 55 रुपये वाली, और 200 यूनिट बची है 60 वाली। तो 17,500 में से 32,538 रुपये लेस करने पर 37,962 रुपये मेरे यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। अब 28 दिसंबर को मैं फिर माल परचेज कर रहा हूँ 800 यूनिट परचेज कर रहा हूँ 47 के रेट से, 37,600 यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है। सीधा मैं इसको बैलेंस वाले कॉलम में दिखाऊंगा। 500 यूनिट पड़ी है मेरे पास 55 रुपये वाली रेट से, 200 यूनिट पड़ी है 60 रुपये वाली रेट से, 800 यूनिट पड़ी है 47 वाली रेट से, और 30-70 दोनों को ऐड कर दूंगा 37,600 प्लस कर देंगे 37,962 रुपीज़, ठीक है। कितना आ रहा है 75,562 रुपीज़, 75,562 रुपीज़, 75,565 रुपये, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी टिक अब 29 दिसंबर को मैं 500 यूनिट इशू कर रहा हूँ, किस रेट से, वही उसी तरह से टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट का भाग दे देंगे, अपनी रेट आ जाएगी, उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट में देख सकते हो डायरेक्ट 75,562 75,562 रुपीज़ में 1,500 टोटल यूनिट मेरी है 1,500, तो 1,500 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा 50.37
ठीक है, 50.37 अमाउंट वो रेट आ रही है। इससे मल्टीप्लाई करने पर 25,185 रुपीज़ ठीक आ रहा है। ठीक है, अब 500 में ऊपर वाली से हटा दूंगा, वो बाकी 200 यूनिट बच गई 60 वाली, 800 यूनिट बच गई 47 वाली। तो 75,562 रुपये में से 25,182 लेस करने पर मेरे पास अमाउंट आ रहा है 75,377 रुपये। ठीक है, 50,377 रुपीज़। ठीक है, चलो इलास्ट्रेशन 6 में आते हैं। पे गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर दे रखा है, यानी कि अपने माल परचेज किया 15,75,500 रुपये का, 15,75,500 रुपीज़ का अपने माल परचेज किया। और वो बोल रहा है कि यहाँ पे टैक्स वगैरह डिस्काउंट वगैरह का समायोजन कर रहा है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है आपको 3% एंड सेल्स टैक्स दे रखा है 11%। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे, सेल्स टैक्स को ऐड कर देंगे। और पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे रखा है आपको 87,500 रुपीज़। तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस को ऐड कर देंगे माल में, ये माल की कॉस्ट को बढ़ाता है, कॉस्ट लागत का एक खर्चा है। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर सेल्स दे रखी है आपको, यानी आपने करंट ईयर में कितने का माल बेचा, 22,45,500 रुपये का, 22,45,500 रुपीज़ का अपने माल बेचा। सेल्स प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि कितनी माल क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, सेल्स प्राइस क्लोजिंग सेल्स प्राइस क्या दे रखा है, क्लोजिंग लास्ट वाला पॉइंट आपको दे रखा है, क्लोजिंग सेल्स 2,35,000 रुपीज़। ठीक है, 2,35,000 रुपीज़। ठीक है, और आगे आपको क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री यूजिंग द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से करो। मैंने आपको बोला था सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ICAI में अभी देखने को मिला होगा, लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया था। और भाई देख लो, वैसा का वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में मिल सकता है। ओनली अमाउंट चेंज होता है, रेट वगैरह चेंज हो सकते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट के है, सेल्स टैक्स के है, सेम टू सेम, कोई कोष्टक नहीं हटता, कोई भी वर्ड नहीं हटता, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, ओनली अमाउंट चेंज होता है। डबल कर देते हैं, आधा कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, बस अमाउंट यही करते हैं, अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा है। आपको 4 स्टेप बताया था एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड की, उसी स्टेप से अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और फिर अपन करेंगे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट से कैलकुलेट टोटल सेलिंग वैल्यू, यानी टोटल सेल्स निकालेंगे अपन। टोटल सेल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर जो भी अपनी माल बेचा करंट ईयर में, उसमें क्लोजिंग सेल्स को ऐड कर देंगे, टोटल सेल्स आ जाएगी, कितने का माल बेचने लायक अपने पास पड़ा है। ठीक है, तो 22,45,500 रुपये का मेरा ड्यूरिंग द ईयर सेल्स है, इसमें ऐड कर देंगे 2,35,000 रुपीज़। ठीक है, क्लोजिंग सेल्स मेरी कितनी है, 2,35,000 रुपीज़। टोटल सेल्स मेरी कितनी आ जाएगी, 24,80,500 रुपये टोटल सेल्स आ गई। ठीक है, 24,80,500 रुपीज़ की मेरी टोटल सेल्स आ गई है। और फिर पहली स्टेप मैंने कंप्लीट कर ली, सेकंड स्टेप में यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टोटल सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, यानी कितने का माल मेरे पास में, कितनी कॉस्ट का माल मेरे पास है करंट ईयर में पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री में मैंने परचेज ऐड कर दूंगा, परचेज ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस ऐड कर दूंगा, और जो भी मेरा डिस्काउंट वगैरह है इनको मैं लेस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ, मैंने माल परचेज किया, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, कितने का माल अपने पास आया, 15,75,500 रुपये का, 15,35,75,500 रुपीज़ का मेरे पास माल आया। और इसमें से मैं लेस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट इसका 3% निकालेंगे, 3% निकालने के ऊपर मेरा आ रहा है 47,265 रुपीज़, यानी कि 47,265 रुपये आ रहा है। लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को, अब लेस करने के बाद माल बच रहा है 15,28,235 रुपये का माल बच रहा है, 15,28,235 रुपीज़ का माल बच रहा है। फिर इसमें अपन नेक्स्ट आगे बोल रखा है सेल्स टैक्स का होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐड करेंगे। अब लोग बोलेंगे यार कि सेल्स टैक्स तो एक तरह से खर्चा है, लेस करना चाहिए। भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इसको ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने इसको दिया, मैं कस्टमर से वसूल करूँगा, अपनी लागत में छोड़ूंगा, जो टैक्स दिया है उसे अपनी लागत में छोड़ूंगा और उससे प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, देखते हैं, उसे मैं एक तरह से कॉस्ट का हिस्सा ही मानता हूँ सेल्स टैक्स को, तो उसको ऐड करना है। तो
सेल्स टैक्स को 15,28,235 रुपये में 11% ऐड कर देंगे। 11% ऐड कितना आ रहा है? 1,68,105 रुपये 85 पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। 16,96,340 रुपये ऐड करने के बाद अमाउंट आ रहा है। और इसके अंदर अपन नेक्स्ट स्टेप देगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 87,500 रुपये देगा, 87,500 रुपीज़ देगा। इनको ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट अपनी आ रही है 17,83,840 रुपीज़ 0.85। मैंने सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, टोटल कॉस्ट अपनी आ गई 17,83,840 रुपये 85 पैसे। ठीक है, थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। थ्री स्टेप में दे रखा है अपन को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की रेट परसेंटेज, सॉरी कितनी परसेंट मेरे पास प्रॉफिट है, कितनी रेट। ठीक है, और कितना प्रॉफिट पड़ा है इसका कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अपन यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेरे पास आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है। टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मेरे पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अपन टोटल प्रॉफिट में से टोटल सेल्स का अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेरी आ जाएगी। ठीक है, तो 24,80,500 में से मैं लेस कर दूंगा 17,83,840 रुपये। ठीक है, तो ये लेस करने के बाद मेरा प्रॉफिट आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 6,96,659 रुपये। ठीक है, 6,96,659 रुपीज़। ठीक है, ये आ रहा है मेरा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अब इसमें आ गया। अब मैं इसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालूंगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए मैं टोटल प्रॉफिट में टोटल सेल्स का भाग दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे पास में, 6,96,659.15 दे रखा है। इसमें अपन डिवाइड कर देंगे 24,80,500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28.09 परसेंटेज यहाँ पे मेरा प्रॉफिट की रेट आ रही है। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पे मेरा कह रहा है कि कैलकुलेट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए जो भी क्लोजिंग सेल्स है उसमें से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेस कर दो, मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक मेरी आ जाएगी। तो सेल्स में प्रॉफिट शामिल होता है, प्रॉफिट को लेस करने के बाद मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मैं यहाँ पे 2,35,000 में से 28.09% प्रॉफिट को लेस कर दूंगा। तो 2,35,000 में से 28.09% प्रॉफिट आ रहा है मेरा 66,012 रुपीज़। तो लेस करने के बाद मेरा अमाउंट आ रहा है 1,68,988 रुपीज़। ये मेरा आंसर हो गया, यानी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, तो अभी इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में अपन जो 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे, 3-4 क्वेश्चन करूँगा जो आपको ICAI के आने वाले पेपर्स में देखने को 90% आपको देखने को मिल सकता है। ओनली उसमें अमाउंट ही चेंज होगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है कि आएंगे ऐसा क्वेश्चन, और लास्ट 4-5 बार वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी भाई दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके अमाउंट चेंज होता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होता, ओनली अमाउंट ICAI में देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।